मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा प्रकरण के बारे में। देखिएगा, आज का जो अध्याय होगा, आज का अध्याय है संज्ञा प्रकरण। क्या है? संज्ञा प्रकरण। जिसे हिंदी में संज्ञाएं होती है और जो इंग्लिश में नाउन होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। कुछ आज हम लोग सीखेंगे, कुछ जो प्रमुख संज्ञाएं हैं उन्हीं के बारे में सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पहली संज्ञा है, पहली संज्ञा है गुण संज्ञा। पहली संज्ञा कौन भैया है? गुण संज्ञा। देखिएगा, गुण संज्ञा यानी गुण संज्ञा या गुण संज्ञा कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे इसमें। देखिएगा, गुण जो संज्ञा है इसका सूत्र है अदेन गुणा। सूत्र का नाम भैया है अदेन गुणा। अदेन गुणा। संज्ञा का नाम क्या है? गुण संज्ञा। इसका सूत्र क्या है? अदेन गुणा। अध्ययन नहीं का जैसे वर्णों का वर्ण विच्छेद होता है, उसी प्रकार से यहाँ जो शब्द लिखा है यानी सूत्र लिखा गया। क्या सूत्र लिखा गया? अदेन गुणा। अदेन गुणा का जो होगा एक पदछेद होगा। क्या होगा भैया? पदछेद। पदछेद का मतलब देखिएगा, पदों को अलग अलग करना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो पद निकलेगा एक होगा अत होगा। क्या होगा? अत होगा। फिर इसी में होगा एंग। क्या होगा? एंग। और बराबर हो जाएगा गुण। इतना है भैया ना? इतना है। देखिएगा, क्या लिखा है? अत है, एंग है और क्या है? गुण। यानी देखिएगा, यहाँ जब तो संधि से यहाँ दा हुआ है तो ता का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या बचा? आ बचा ना, यानी हरस्व। अब यहाँ देखो लिखा है एंग लिखा। क्या बचा है? एंग बचा है। तो यहाँ देखिएगा एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर है? इसे देखिएगा ए है ना, तो मैं तो सूत्र में जाएंगे तो ए ओम होगा एक सूत्र ना, यही देखिएगा है। तो ए और क्या हो जाएगा? ओ। ए और क्या है? ओ। ये तीन वर्ण जो हैं, एक कौन संज्ञा कौन कहलाएंगे? गुण संज्ञा। गुण संज्ञा किन वर्णों की होती है? तो तीन। कौन कौन? आ ए ओ। आ ए ओ की कौन संज्ञा होती है? गुण संज्ञा। गुण संज्ञा कौन कहे जाते हैं? इसका देखिएगा प्रयोग जो होगा संधि में भी प्रयोग होगा। लिख लीजिए। देखिएगा, दूसरी संज्ञा है वृद्धि संज्ञा। कौन संज्ञा भैया है? वृद्धि संज्ञा। पहले संज्ञा हम लोगों ने क्या जाना कि गुण संज्ञा, यानी गुण संज्ञा कौन कौन होते हैं और दूसरी संज्ञा कौन है? वृद्धि संज्ञा। इस संज्ञा का क्या नाम है? वृद्धि संज्ञा। अब देखिएगा, वृद्धि संज्ञा का सूत्र जो होगा ये होगा वृद्धिरादेश। क्या होगा भैया? वृद्धिरादेश। क्या लिखा गया? वृद्धिरादेश। देखिए, जैसे एक गुण संधि होगी, गुण संधि का सूत्र क्या होगा? आद गुणा। और संज्ञा सूत्र क्या होगा? अदेन गुणा। उसी प्रकार से वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। और वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। इसका देखिएगा, जब पदछेद किया जाएगा तो बनेगा वृद्धि। क्या बने भैया? वृद्धि। सजुसो रुसेरा होगा तो वृद्धि होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बचा है? अरे लाके अर्थों पे यहाँ देखिएगा विसर्ग हो गया, लेकिन और आगे क्या बचा है? आ, यानी बड़ा आ बचा। क्या बचा भैया? बड़ा। इसके बाद हो जाएगा ता, यानी आत हो जाएगा और फिर हो जाएगा एच। क्या हो जाएगा? देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ वृद्धि के वृद्धि संज्ञा और किन की होगी। तो यहाँ आत में देखिएगा ता का लोप होगा कि नहीं? शेष का बचा? आ कि नहीं? आ बचा कि नहीं? यानी दीर्घ आ बचा और क्या बचा? आए आए औच है ना, अयौच है। तो चाहे छूट जाएगा तो कौन कौन अक्षर बचेगा? आए और का बचा भैया? और। यानी देखिएगा, आ यानी दीर्घ आई और औ की कौन संज्ञा हो जाएगी? वृद्धि संज्ञा। गुण संज्ञा किन की होगी? आ ए ओ की कौन संज्ञा? गुण संज्ञा। और आ यानी दीर्घ आई और औ की कौन संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा। आगे देखिए भैया, अगली जो संज्ञा होगी संहिता संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, इसका जो सूत्र है संहिता संज्ञा यानी संहिता संज्ञा का जो सूत्र है, उसका सूत्र है परा सन्निकर्ष। परा सन्निकर्ष संहिता। परा सन्निकर्ष संहिता।
ध्यान दीजिए भैया, संहिता संज्ञा का लिखा है, संहिता संज्ञा। संधि में किसका अधिकार चलता है, तो इसी संहिता का क्या होता है, अधिकार। वही देखिएगा यहाँ है, तो संहिता का मतलब क्या होता है, दो वर्णों की अत्यंत जो दो वर्णों के बीच जो अत्यंत समीपता होती है उसी को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा लिखा पराह सन्निकर्ष संहिता, यानी पराह सामने, पर माने सामने, यानी दो वर्णों के बीच, दो वर्णों के बीच की जो अत्यंत समीपता होती है उसी क्या कहा जाता है, संहिता। देखिएगा जैसे आ धन आ, ये देखिएगा इसके बीच और इसके बीच जो समीपता है, क्या भैया, समीपता, उसी को क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे। संहिता का मतलब समझ में आया, यानी संहिता संज्ञा का सूत्र क्या लिखा गया, परसन्निकर्ष संहिता। इसका मतलब ये हो गया कि दो वर्णों के बीच अत्यंत समीपता को ही क्या कहते हैं, संहिता कहते है ना। अगली ध्यान दीजिएगा, अगली जो संज्ञा है, अगली संज्ञा है संयोग संज्ञा। कौन संज्ञा भैया है, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, इसका देखिएगा सूत्र है हेलो, हेलो माने सुनो ना, समझिएगा। जो अंग्रेजी में क्या होता है, हेलो माने सुनो, ये इसका मतलब हल होगा, यानी हेलो अनंतरा, हेलो अनंतरा, हेलो अनंतरा संयोगा। देखिएगा क्या लिखा गया है, सूत्र क्या लिखा है, हेलो अनंतरा संयोगा, यानी संयोग संज्ञा किसकी होगी, ये देखिएगा सूत्र बता रहा है। कहा हेलो अनंतर माने होता बीच में, एक कारक में पढ़ाया जाएगा अंतरा अंतरे नियुक्ते द्वितीया, तो उसी में पढ़ाया जाएगा, तो यानी अंतरा लिखा होता है बीच में, तो लिखा है हेलो अनंतरा संयोगा। यानी देखिएगा हल माने जोतने वाला हल नहीं समझिएगा, हल माने क्या होता भैया, व्यंजन, हल माने व्यंजन, और अनंतर माने बीच में। कहा जब दो व्यंजनों के बीच में, जब दो व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान ना हो, जब दो व्यंजनों के बीच में, जब दो व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान ना हो, तो उन दोनों वर्णों की कौन संज्ञा होती है, संयोग संज्ञा होती है। जिसे देखिएगा लिखा है मत से लिखा है, क्या लिखा भैया, मत से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मत से लिखा गया, आधा ता और आधा सा के बीच में स्वर का व्यवधान है, नहीं है ना, इसलिए इनकी कौन संज्ञा होगी, है ना। ये देखिएगा जिसे उज्ज्वल आ जाए, है कि नहीं है ना, सज्जन आ जाए, सज्जन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा दो दो वर्ण के बीच में, यहाँ दो यहाँ तीन देखिएगा है, यदि दो वर्णों के बीच किसी स्वर का व्यवधान ना हो तो उनकी कौन संज्ञा होती है, संयोग संज्ञा होती है। तो संयोग संज्ञा का सूत्र क्या लिखा गया, हेलो अनंतरा संयोगा, हेलो अनंतरा संयोगा। यानी कहा दो व्यंजनों के बीच, जब दो व्यंजनों के बीच किसी स्वर का व्यवधान ना हो तो उन दोनों वर्णों की कौन संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। ध्यान दीजिए भैया, अगली देखिएगा, अगली जो संज्ञा है उस संज्ञा का नाम है सवर्ण संज्ञा। क्या नाम भैया है, सवर्ण संज्ञा। कौन संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा। इस सवर्ण संज्ञा का देखिएगा सूत्र जो है, इसका सूत्र है तुल्यास्य, तुल्यास्य, तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब देखिएगा क्या लिखा भैया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। किस संज्ञा का सूत्र लिखा गया, सवर्ण संज्ञा। यानी सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य देखिएगा सवर्ण संज्ञा जो है, सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या लिखा गया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब देखिएगा तुल्य, तुल्य माने, तुल्य माने क्या होता भैया, समान, तुल्य माने समान। तुल्य माने समान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है आज से, आज से माने भैया है उच्चारण स्थान, आज से माने उच्चारण है स्थान, आज से माने उच्चारण स्थान। और देखिएगा प्रयत्न, प्रयत्न इसके पहले आप लोगों को बताए गए, प्रयत्न कितने, दो। तो इसमें होगा अभ्यांतर प्रयत्न। कौन प्रयत्न भैया है,
कितनी संख्या इसकी है? 5। अभ्यांतर प्रयत्न, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सवर्ण संज्ञा सूत्र का लिखा भैया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी तुल्य माने समान, आस्य माने उच्चारण स्थान और प्रयत्न माने अभ्यांतर प्रयत्न। तो कहा ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न में अभ्यांतर प्रयत्न, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान हो, उन वर्णों की कौन संज्ञा होती है? आए भैया कि नहीं? फिर से समझिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न? अभ्यांतर प्रयत्न समान होता है, उन वर्णों की कौन संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। जिसे देखिए उदाहरण देखिएगा, जिसे लिखा जाए का लिखा गया, का और खा, का लिखा गया और क्या लिखा गया? खा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, का और खा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? कंठ है कि नहीं है? का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। का यानी खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इतना है कि नहीं है? उच्चारण स्थान कंठ हो गया। अब फिर ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रयत्न है, प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न होगा? अभ्यांतर प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न होगा? अस्पृष्ट होगा कि नहीं होगा? यानी देखिएगा अस्पृष्ट, यानी का भी अभ्यांतर प्रयत्न अस्पृष्ट है और खा का भी अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? अस्पृष्ट है। और दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इसलिए दोनों वर्णों की कौन संज्ञा हो जाएगी? कौन संज्ञा भैया? आई कि नहीं है? ऐसे देखिएगा, ह्रस्व ही है या दीर्घ ही, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? इच जैसा नाम तालु होगा कि नहीं होगा? ये देखिएगा, इसका प्रयत्न क्या होगा? विपरीत होगा। क्या होगा भैया? विपरीत। विपरीतम स्वराण, यानी विपरीत के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? इसी प्रकार से ह्रस्व होगा या दीर्घ, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या भैया? ओष्ठ है। इसका प्रयत्न क्या होगा? विपरीत होगा कि नहीं है? इसलिए इनका देखिएगा समान है, समान होने के कारण इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण संज्ञा सूत्र क्या लिखा गया? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी कहा ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होता है, उन वर्णों की कौन संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। आया भैया? लिखो थोड़ा नियम इसमें और है तब बताते। लिखो, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा बताया क्या गया है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान समान होगा और क्या होगा? अभ्यांतर प्रयत्न समान होगा, उन वर्णों की कौन संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा। अब देखिएगा इसी में थोड़ा नियम है, यानी देखिएगा री है और लरी, देखिएगा री है और का भैया है री और लरी, ये दोनों वर्णों की कौन संज्ञा होगी? तो सवर्ण संज्ञा होगी। लेकिन कैसे होगा देखिएगा, री का उच्चारण स्थान का भैया मूर्धा है कि नहीं है? मूर्धा है। और ध्यान दीजिएगा, री का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। का भैया है? दंत। इतना है ना? देखिएगा इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और री का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इसका प्रयत्न क्या होगा? प्रयत्न में किस प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे? विपरीत होंगे कि नहीं? दोनों वर्ण क्या हो जाएंगे? विपरीत। अब देखिएगा, लेकिन इसमें पाणिनि जी ने क्या कहा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान समान होगा और क्या होंगे? अभ्यांतर प्रयत्न समान होंगे, उन्हीं वर्णों की कौन संज्ञा होगी? कौन संज्ञा? इसमें देखिएगा समान क्या नहीं है? देखिएगा इसका तो जो प्रयत्न अभ्यांतर प्रयत्न समान है, लेकिन उच्चारण स्थान समान नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। लेकिन वार्तिककार कौन है? महर्षि कात्यायन जी हैं। महर्षि कात्यायन जी ने कहा कि दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होगी, लेकिन किससे होगा? उन्होंने एक वार्तिक लिखा, री लरी वर्णयोः, री लरी वर्णयोः मिथा सावर्णम वाच्यम। देखिएगा वार्तिक लिख दिए, इस वार्तिक का क्या नाम है? री लरी वर्णयोः मिथा सावर्णम वाच्यम। इस वार्तिक के अनुसार यानी री और लरी जो वर्ण होते हैं वे आपस में सवर्णी होता है, इसलिए इसके कारण इन दोनों वर्णों की कौन संज्ञा होगी? तो सवर्ण संज्ञा। लेकिन पाणिनि महोदय ने कहा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होगा, उन्हीं वर्णों की कौन संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा। लेकिन इनका देखिएगा उच्चारण स्थान समान नहीं हुआ,
प्रयत्न तो अभ्यंतर पर समान था, लेकिन इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हुई। लेकिन महर्षि कात्यायन जी ने क्या कहा, एक वार्तिक लिखा। वार्तिक का क्या नाम है, री लिरी वर्णयो मिथासा वर्णम वाच्यम, यानी री लिरी वर्ण आपस में क्या होते हैं, सवर्णी होते हैं, इसलिए इनकी जो संज्ञा होगी, कौन संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा होती है। अगली संज्ञा देखिएगा है नदी संज्ञा। कौन संज्ञा भैया, नदी संज्ञा। कौन संज्ञा लिखा गया, नदी संज्ञा। इस संज्ञा का सूत्र है यू, यू साक्ष्यो, यू साक्ष्यो नदी, क्या लिखा गया, यू श्राक्यो नदी। इसकी कौन संज्ञा होगी, नदी संज्ञा। अब देखिएगा कौन कौन सा अक्षर होगा। यू देखिए जो बना है, दीर्घ ई और ऊ से मिल करके बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बने भैया, कौन संधि होगी, यण संधि, यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ से क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा गया स्त्री आख्यो, उसका जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो बनेगा स्त्री, उसके बाद धन आख्यो, आख्यो बराबर क्या हो जाएगा, नदी। इसका मतलब देखिएगा, यानी ईकारांत, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईकारांत, बड़ी से अंत होने वाले, ईकारांत और उकारांत, कौरांत भैया, उकारांत, यानी ईकारांत और उकारांत जो होते हैं, यानी स्त्री शब्द, यानी कहा स्त्रीलिंग होते हैं, आख्यो माने कहे जाते हैं, यानी ईकारांत और कौरांत, उकारांत जो शब्द होते हैं, ये क्या कहे जाते हैं, स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनकी कौन संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है। आए भैया कि नहीं, फिर से देखिएगा, कहा नदी संज्ञा सूत्र का लिखा गया, यू श्राख्यो नदी, यानी यू स्त्री आख्यो नदी, दीर्घ ई और कौन, दीर्घ, यानी ईकारांत और उकारांत एक कौन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग कहे जाते हैं, और इनकी कौन संज्ञा होती है, नदी संज्ञा। जिसे देखिएगा शब्द है देवी, देवी लिखा गया, गौरी है, गौरी है, फिर नदी देखिएगा ये वधु है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब कौन शब्द कहे जाएंगे, ईकारांत और उकारांत है कि नहीं है, स्त्रीलिंग है कि नहीं है, इसलिए इनकी कौन संज्ञा होगी, लिख लीजिए। देखिएगा इसके पहले कौन पड़े, यानी नदी संज्ञा। नदी संज्ञा के बाद देखिएगा, यानी पाणिनि महोदय ने क्या कहा, कहा कि जो ईकारांत होते और उकारांत होते वे क्या कहे जाते हैं, स्त्रीलिंग, नित्य स्त्री होते, स्त्रीलिंग होते हैं, उनकी कौन संज्ञा होगी, नदी संज्ञा। तो कहेंगे ईकारांत और उकारांत बच्चे, इनकी कौन संज्ञा होगी, तो वही देखिएगा, उनकी होगी भैया घी संज्ञा। कौन संज्ञा, घी संज्ञा। और खाए वाला घी ना समझा, जो खाया जाता वो है घी, वो घा पे बड़ी मात्रा जो खाने वाला है, ई का है छोटी मात्रा, घी संज्ञा। इसका सूत्र देखिएगा, शेषो, शेषो घ्यासखी, हे सखी। देखिएगा का लिखा भैया, घी संज्ञा, का लिखा गया, घी संज्ञा। और सूत्र का लिखा गया, शेषो घ्यासखी, शेषो घ्यासखी नहीं है, घ्यासखी नहीं है, बल्कि का भैया है, घ्यासखी है। तो इसका देखिएगा पच्छेद कर दीजिए, पच्छेद करने पर निकले भैया शेषा, का निकला भैया शेषा, अरे उत्त से होगा है ना। तो अब देखिएगा शेषा हो गया। अब यहाँ देखिएगा का लिखा गया, घी, घी धन और क्या होगा, आ सखी। इतना बनेगा भैया कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं। अरे यहाँ देखो ई है, ई के बाद आसमान स्वर है, इसलिए ई के स्थान क्या हो जाएगा, या स्वर मिल जाएगा, ई आधा का बने कि नहीं बनाना। अब इसका मतलब देखिएगा, कहें घी संज्ञा किसकी होगी, यहाँ देखिएगा कहें आ सखी, कहें यानी सख शब्द को छोड़ करके, ना सख बराबर आ सखी, यानी सख शब्द को छोड़ करके नदी संज्ञा में कौन कौन से वर्ण पाए गए थे, यानी ईकारांत और उकारांत की कौन संज्ञा होगी भैया, नदी संज्ञा। तो कौन कौन बचे हैं अभी, इकारांत, यानी इकारांत, इकारांत और कौन भैया, उकारांत। इकारांत और उकारांत बचे हैं, तो कहें इन्हीं की कौन संज्ञा होगी, घी संज्ञा, समझा ना। तो कहें इकारांत और जो उकारांत होते हैं, ये पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। पुल्लिंग परा,
एक पु से पुलिस न समझा, पु से कहा ये पुलिंग और ना से कहा नपुंसक लिंग। यानी पुलिंग और नपुंसक लिंग क्या होते हैं? इकारांत और उकारांत होते हैं। आज ये कि नहीं? तो कहें ये इनकी जो होगी, इनकी संज्ञा कौन संज्ञा होगी? तो जैसे देखो मुनि है, क्या लिखा भैया? मुनि है। मुनि के तृतीय में क्या होगा? मुनि का, जैसे मुनि मुनि मुनिना होगा कि नहीं होगा? तृतीय में जिसकी घी संज्ञा होगी वहां तृतीय में नुट का आगम हो जाएगा। जिसे देखिएगा हरि है, हरि का क्या होगा? हरि का क्या होगा? हरिणा बनेगा। क्या बनेगा भैया? हरिणा। और कवि है तो कवि का कविना बनेगा। कवि का क्या बनेगा? कविना। तो इसकी कौन संज्ञा होगी? घी संज्ञा। कहें जिसमें नुट का आगम होगा उसकी कौन संज्ञा होगी? घी संज्ञा। कहें लेकिन सख शब्द का छोड़ के, कहें सख का तृतीय में सकिना नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? सख्या बनेगा। इसका तृतीय क्या बनेगा भैया? सख्या। कहें काहे सख्या बनेगा? कहें क्योंकि क्यों इसलिए सख्या बनेगा क्योंकि इसमें जो है इसकी घी संज्ञा नहीं हुई और नुट का आगम नहीं हुआ, नहीं तो क्या बन जाता? सखीना बन जाता। क्या बन जाता भैया? सखीना। इतना आज सबका की नहीं है ना भैया? है कि नहीं? तो देखिएगा घी संज्ञा किनकी किनकी होगी? यानी इकारांत और उकारांत। इकारांत और उकारांत जो होते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, इन्हीं की कौन संज्ञा होगी? घी संज्ञा। कैंसक शब्द को छोड़ करके इकारांत हो गया। इसे देखिएगा उकारांत में जैसे गुरु है, गुरुड़ा होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से देखिएगा इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी? आइए सबका भैया आए कि नहीं है? लेकिन देखो फिर किसी ने कहा कि पति भी तो है। पति देखिएगा, यानी जब यहाँ चला मैटर कि इकारांत और कौन रांत? उकारांत। कहें सखी तो इकारांत है, सख शब्द कौन रांत है? इकारांत है। तो कहें सखी का घी संज्ञा नहीं हुई तो पति भी तो इकारांत है। पति है कि नहीं है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पति है पति शब्द का, कहें पति शब्द की भी, कहें इसमें भी तो नुट का आगम नहीं होता है। कहें पति का तृतीय में क्या बनेगा? पतिना नहीं बनेगा भैया, क्या बनेगा? बल्कि पत्या। पति के तृतीय में क्या बनेगा भैया? पत्या। कहें इसकी भी घी संज्ञा नहीं होगी। लेकिन वहां पर एक सूत्र लगा दिए, कहें पति समास योग। सूत्र का क्या नाम बना भैया? पति समास योग। पति समास योग। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पति समास योग सूत्र क्या कहा? कहा कि अगर पति शब्द का किसी शब्द से योग होगा तब वहां नुट का आगम हो जाएगा। तो जैसे देखिए पति शब्द है, पति शब्द का भी, पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हुई, नुट का आगम नहीं हुआ, लेकिन जैसे यही लगा भू, पति हो गया। अब देखिएगा पति का योग किससे हो गया भैया? भू से हो गया। इसलिए यहाँ नुट का आगम हो करके तृतीय में क्या बनेगा? भू पतिना बनेगा। क्या बनेगा भैया? भू पतिना। बताओ सबका आय कि नहीं है भैया? आय कि नहीं है? तो बताइए घी संज्ञा सूत्र का लिखा गया? सेतो घसक का लिखा? सेतो घसक लिखा बा। शेषा घी आ सखी, यानी कहना घी संज्ञा किसकी किसकी होगी? कहें जो इकारांत और उकारांत होगी उनकी कौन संज्ञा होगी? घी संज्ञा। एक पुल्लिंग और क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं, इनकी घी संज्ञा। कहें लेकिन सखी कहें आ सक, कहें सख शब्द को छोड़ करके जो इकारांत उकारांत होंगे उनकी कौन संज्ञा होगी? घी संज्ञा। बात समझा भैया? तो फिर कहें पति भी तो है, कहें पति भी तो है इकारांत, इसकी भी घी संज्ञा नहीं होगी। कहें हाँ ये तो सत्य है, घी संज्ञा नहीं होगी। कहें लेकिन जब पति शब्द का किसी एक सूत्र लगा, पति समासयो, कौन सूत्र लगा भैया? पति समासयो। पति समासयो सूत्र लगने के कारण कहें जब पति शब्द का किसी शब्द से योग होगा तब वहां पर नुट का आगम होकर के आगे यानी घी संज्ञा हो जाएगी उसकी। तो देखिए पति शब्द के पहले क्या लगा? भू लगा। तो इसलिए तृतीय में नुट का आगम होकर के क्या बन गया भैया? भूपतिना। नहीं तो पति का तृतीय में क्या होगा? पत्या। बात समझो ना, लिख लीजिए।